नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। अभी हम हैं दिवाकर मुक्तिबोध जी के यहाँ। दिवाकर जी पत्रकारिता जगत में छत्तीसगढ़ में किसी परिचय के मोहताज नहीं, रायपुर से छपने वाले प्रमुख अखबारों में संपादक रह चुके हैं। लेखन में दिवाकर जी एक अलग महारत हासिल की है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में काफी लिखते रहे हैं और उनकी समीक्षा भी बहुत सारे अखबारों में छपते रहे हैं। अभी फिलहाल वो सेवानिवृत्त हुए हैं एक बड़े प्रमुख अखबार से। उसके बाद भी उनका लेखन का कार्यक्रम लगातार जारी है। अखबारों में छपने के अलावा नेशनल चैनलों में भी उनकी समीक्षा छप रही है। तो आज हम दिवाकर जी से छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर बात करना चाहते थे और क्योंकि सामने 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने तो अपने 21 उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है और कांग्रेस भी संभवतः आजकल में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली। दावा दोनों पार्टियां कर रही है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा इन दोनों में से किसी एक की सरकार बनी और दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर दावा करती हैं। बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं का रायपुर छत्तीसगढ़ आगमन भी हो गया है। मोदी जी अभी हाल में रायगढ़ होके गए हैं। इससे पहले अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ के पूरी चुनाव की कमान अमित शाह जी संभाले। तो क्या स्थिति बनी है, अभी तक के राजनीतिक गुणाभाग क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इस तमाम मुद्दों को लेकर हम दिवाकर जी से बात करना चाह रहे हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं, दिवाकर जी बहुत पेशेवर पत्रकार रहे हैं और बहुत सारे पत्रकारों को उन्होंने कलम पकड़ के लिखना सिखाया है, जिसमें से एक मैं भी हूं, कह सकता हूं। लगातार उनके निर्देशन पे मैं सालों काम किया हूं अखबारों में। मेरे मन में एक बात थी कि राजनीतिक अभी के दौर में समीक्षा के लिए दिवाकर भैया से कोई अच्छा मेरे चैनल के लिए उपयुक्त कोई नहीं होगा। तो मैं आज बहुत आग्रह किया उनसे सुबह और वो सभी स्वीकार किए कि ठीक है, आप आइए अपन बात करते हैं। तो दिवाकर भैया आज अपन जानना ये चाह रहे थे कि एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की अभी राजनीति जो चल रही है चुनाव को लेकर, तो ओवरऑल क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, ओवरऑल की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति अभी तूफान पर आ रही है धीरे धीरे। जी, चुनाव के लिए हम कह सकते हैं कि 2 महीने का करीब समय बाकी है। जैसा पिछला जो चुनाव हुआ था 12 नवंबर को और 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। जी, तो इस लिहाज से जो माने हैं कि इसी के आसपास चुनाव की तारीखें आने वाली है। आचार संहिता भी अगले महीने लगी जाएगी, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक जो भी समय होगा। तो कुल मिला के जो है राजनीतिक दलों की तैयारी चल रही है। प्रमुख रूप से कांग्रेस तो है ही सत्ता में, सत्तारूढ़ कांग्रेस अपनी तैयारी की जरूरत उनकी भी है। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, बहुत ही शोचनीय रहा है, बहुत करारी पराजय उनकी वहां उस समय हुई थी 2018 में। तो उससे बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में जो तैयारी शुरू की, वो तैयारी का रिजल्ट अब दिखाई दे रहा है। हम ये देखते हैं कि वो छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत गंभीर है। उस गंभीरता का परिणाम हम इस रूप में देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। कल वो रायगढ़ में थे, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और सरकारी कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने बहुत सारी 6,000 से अधिक की घोषणाएं भी की। इसी तरह अमित शाह लगातार आते रहे हैं और पूरी कमान, जैसे आपने कहा, ये भाजपा की कमान भाजपा के प्रादेशिक नेतृत्व के हाथ में नहीं है। भाजपा की कमान एक्चुअली अमित शाह जी के हाथ में है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनकी तैयारी जोर से है। लेकिन अब तीसरा मोर्चा भी खुलते नजर आ रहा है। वो तीसरा मोर्चा है आम आदमी पार्टी का। आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक
अरविंद केजरीवाल भी पहले 10 तारीख को पिछले महीने ही वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने पहला कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। उसी सम्मेलन में उन्होंने अपने 9 सूत्री या 9 वादे घोषित कर दिए थे। पहली ऐसी पार्टी है मेरे देखने में अभी जिसने चुनाव के काफी पहले अपना संकल्प जाहिर कर दिया है, घोषणा कर दी कि हम ये काम करने वाले हैं। और जो 10वां जो सूत्र था उनका या 10वां जो वादा था, वो वादा शायद आज वो घोषित करने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल आज बस्तर में है। तो उस एक तीसरा मुद्दा हम देख रहे हैं। इसके अलावा चौथे की बात करें तो हमको हमारे सामने अरविंद नेताम की पार्टी है। अरविंद नेताम का जो सर्व आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने काफी पहले ये घोषित कर दिया है कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आदिवासी समाज के कैंडिडेट्स को उतारेंगे। और 29 तो आदिवासी सीटें हैं, तो 29 में आदिवासी उम्मीदवार तो रहेंगे उनके, लेकिन इसके अलावा जो शेष बचते हैं उन शेष बच्चे में गैर आदिवासी उम्मीदवारों को टिकट देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम और पार्टियों से भी गठजोड़ करने की कोशिश करेंगे। चौथा मोर्चा हम कह सकते हैं जो है, पांचवा कहना चाहिए, वो बसपा का है ना। तो बसपा ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बसपा लगातार चुनाव लड़ती रही विधानसभा का छत्तीसगढ़ में, और लेकिन उनके 1-2 विधायक चुन के हमेशा आते भी रहे हैं और उनका वोटों का परसेंट 4 से कभी ऊपर नहीं गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 या 5 जो भी हम देख रहे हैं जो पार्टियां मैदान में हैं, और लेकिन प्रमुख रूप से जो संघर्ष है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा छत्तीसगढ़ में किसी अन्य पार्टी का बहुत ज्यादा अस्तित्व नजर नहीं आता है ना। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अरविंद नेताम की सर्व आदिवासी समाज, क्योंकि पिछले 5 साल में इन पार्टियों का कहीं कोई गतिविधियां नजर नहीं आई है। जैसे ही चुनाव निकट आया है तब ये पार्टियां जो है कुएं की मेढक की तरह निकल कर सामने आ गई। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि पब्लिक का किसी भी रूप में झुकाव इन पार्टियों की ओर होगा। तो इस हिसाब से मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के भी होना चाहिए। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति रही है वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, लेकिन 5 साल इस कार्यकाल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस नो डाउट काफी मजबूत स्थिति में आ गया है। ऐसी स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कितनी सीट की अपन उम्मीद करते हैं कि कितना सीट मिलेगा? पहली बात तो आप ये जान लें कि जैसे कि आपने कहा कि बाकी पार्टी को कोई खास अस्तित्व नहीं रहता और मेढक या जब सीजन आता है, जब मौसम आता है तो बाहर आ जाते हैं। तो ये बात तो सही है अपने आप निश्चित रूप से कि 5 साल तक या लगातार जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्रों में उनका काम करना चाहिए छत्तीसगढ़ में, वैसा काम उन्होंने नहीं करने है, ये बात तो सही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये ऐसे समय क्या करती है, ये ऐसे समय भले ही उनको कोई सीट मिले न मिले, लेकिन जो है वो चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अब कौन सी पार्टी किसको प्रभावित करेगी, कांग्रेस की चुनाव को वोट काटेगी या फिर बीजेपी की, ये इस बार में नहीं कहा जा सकता। तो ये जो तो इनका एक असर तो होता है। जैसे पिछले चुनाव में अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मैदान में थी। अजीत जोगी लगातार कह रहे थे कि हम जो है वो एक किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। और अजीत जोगी की जिस तरह से एकदम उनकी जैसा व्यक्तित्व रहा है और जैसा कि उनका कामकाज रहा है, एक स्थापित नेता छत्तीसगढ़ के रहे हैं, उनका पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा वर्चस्व रहा है। लेकिन हमने देखा कि उनकी पार्टी का हश्र क्या हुआ, उनकी पार्टी ने 7% वोट जीते निश्चित रूप से, लेकिन उनकी केवल 5 सीटें आई और उन्होंने क्या है, उन्होंने कांग्रेस के वोटों को प्रभावित किया। लेकिन इसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के 15 साल के खिलाफ इतनी ज्यादा थी। उसके अलावा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र धान के मामले को लेकर और किसानों के मामले को लेकर जो आया था, उस पर जनता ने इतना भरोसा किया कि उन्होंने अजीत जोगी की मौजूदगी के बावजूद भी कांग्रेस की झोली में भरभरा कर वोट डाले और उनको 68 सीटें दिलाई।
तो ये इतनी बम्पर मेजोरिटी किसी भी पार्टी को छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई। हालांकि छत्तीसगढ़ का ये 5वां चुनाव जो होने जा रहा है, चार चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अधिक से अधिक 8 और 10 सीटों का अंतर रहा है और परसेंटेज हिसाब से देखे तो 2.5-3% ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में 10% का जो है ये फासला आया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी को 33% वोट मिले थे पिछले चुनाव में और कांग्रेस 44%। तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस अभी अपर हैंड में है निश्चित रूप से। तो एक तो सरकार में कांग्रेस है, दूसरी बात यह है कि पिछले 4.5 साल में इन्होंने जो वादे जो किए थे उसमें से निश्चित रूप से बहुत सारे वादे, 100% वादे कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। घोषणाएं अलग और वादों की घोषणाएं करना अलग है, लेकिन 100% कई बार नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा जो वादे पूरे किए वो काफी जगह है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए कांग्रेस ने जैसा कदम उठाया, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.5 साल में, वो उनको बहुत आगे ले जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से 75+ जैसे कि कांग्रेस भी दावा कर रही है उस तक पहुंचना तो नामुमकिन है। लेकिन ये बात तो मुझे नजर आती है कि मैं इसको अभी देख पा रहा हूँ। हो सकता है 2-2.5 साल 2-2.5 महीने में कल्याण हो जाए, लेकिन गिरी से गिरी हालत में कांग्रेस जो है सत्ता में सरकार बनाने की स्थिति में है। अभी जैसे ये 75 सीट का दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 75 सीट दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी 15 सीट अपने को नजर आई है जिसपे कांग्रेस की हार की संभावना बन रही है? देखिए आपको याद होगा और में सब चीजें छपी भी है। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने लगातार जनसंपर्क अभियान भी किया है और 90 के 90 विधानसभा सीटों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, बातचीत की है। उसके बाद जो उनका एक समीक्षा सामने आई जिसको उन्होंने सार्वजनिक भी किया है, उन्होंने मंचों से कहा भी है कि 40% जो है विधान का परफॉर्मेंस अब खुदा मार्क नहीं आएंगे, मतलब संतोषजनक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो ठीक नहीं किया सकता, तो उनका कहना यह था कि उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि सीटों के कौन कितनी सीटें जीतेगा इसके बारे में कभी कोई भी दावा नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। और सर्वे जो होते हैं, चुनावी सर्वे होते हैं, उनके बाद छोड़ दीजिए, उनका एक काम ही है ये अपना सर्वे करते हैं, उस हिसाब से अपना आकलन पेश कर देते हैं। तो आपने देखा एबीपी और सी वोटर्स के सर्वे में उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस को 65 सीटें या 64 सीटें मिलती दिख रही है करके, यानी सरकार कांग्रेस 50 से 55 के बीच उनकी रिपोर्ट आई। तो नहीं कह सकते, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है, जो इसके अलावा एक ये तो प्लस पॉइंट है जो कांग्रेस के जो कार्य योजनाएं रही है खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए, और किसानों के मामले में या जैसे नरवा ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके बारे में क्या कहें, दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण रोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने देती है, आगे बढ़ाती है। तो इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो भूपेश बघेल की जो छवि बनी हुई है, उन्होंने अपने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो अपनी छवि को एक छत्तीसगढ़िया के रूप में पेश करने का किया और उसमें कामयाब थे। आपने देखा होगा जितने भी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार वगैरह सब है, सारे के सारे मनाते हैं, सीएम हाउस मनाए जाते हैं, जिला से मनाए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी त्योहार वो छुट्टी की घोषणा उन्होंने की है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इन त्योहारों में कुछ शामिल होते हैं, जगह से चले जाते हैं और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने लोक रंग में ढाल के रखा है छत्तीसगढ़ में, वो एक सेकंड माइलेज है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के। एक बात और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद लोगों में इन 5 सालों में कांग्रेस ने एक ये स्थिति तो पैदा की है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार अस्तित्व, इसकी कमी कहीं कहीं छत्तीसगढ़िया नेतृत्व कमी बीजेपी में दिखाई देती है। 15 साल तक बीजेपी का कार्यकाल रहा, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन 15 सालों में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कल्चर या छत्तीसगढ़िया सरकार के रूप में वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए पार्टी को। और भूपेश बघेल के इस 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल ने ये एहसास तो करा दिया है पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को कि प्रदेश में छत्तीसगढ़िया सरकार है और
यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। तो कहीं न कहीं से इस बार के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल निश्चित से मिलेगा। आप गाँव में चले जाइए, मैं तो गाँव में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से जो है वो लोग उसको स्वीकार करते हैं। ये हमारे बीच का आदमी है, ग्रामीण। जी, शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रामीणों में ये सोचो, खासकर जो किसानों के बीच में और मजदूरों के बीच में, खेती श्रमिक जो होते हैं उनके बीच में और महिलाओं के बीच में भी उनकी एक अच्छी मतलब ये धारणा बन गई है कि हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे कपड़ा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। तो ये बात तो है। इसके अलावा देखिए, आपने बीजेपी की बात की, रमन सिंह की बात की। मैं मानता हूं कि रमन सिंह का 15 साल का शासन जो है, रमन सिंह के पिछला पहले 5 साल का मतलब 2003 से लेकर 2008 तक का शासन बहुत अच्छा था। उसमें 2008 से लेकर 2013 का भी सरकार अच्छी चल रही थी, उनकी भी इमेज अच्छी थी। लेकिन अंतिम 5 साल जो 2013 से 2018 तक रहे वो बहुत खराब था। आम लोगों की ये थी, तो एक टोटल इनकम्बेंसी थी। लेकिन रमन सिंह भी लोकप्रिय नेता रहे हैं बीजेपी के, और उनकी जो छवि है वो उज्जवल छवि रही है। बाकी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन मैं मानता हूँ सहज सरल आदमी थे, छत्तीसगढ़ वही बोलना अच्छे जानते थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया है जैसे कि भूपेश बघेल ने अपने आप को कुछ किया। अब वो भूपेश बघेल अब ये है कि पिछड़े वर्ग से आते हैं और छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, राजनीति की नब्ज अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो ये उन्होंने अपने आप को एक सेकंड जो उनका जो ये था, ये कहना चाहिए कि इमेज बिल्डिंग का, उसको उन्होंने बड़ा ध्यान रखा और उसका फायदा जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव से एक बात और थी रह गया। मैं कह रहा था कि 15 साल के बीजेपी के शासन के बाद जो कांग्रेस जो बीजेपी की पराजय हुई 2018 में, इस बुरी कथन से पराजय हुई, जिसके बारे में कल्पना भी कर सकती, क्योंकि अमित शाह उस समय जो थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये दावा था कि हम 65 सीटें लेके आएंगे, चौथी बार भी। लेकिन 65 की बात तो छोड़ दीजिए, 15 तक आके सिमट गई थी पार्टी। तो उससे जो हताशा बीजेपी में फैली, इतनी बुरी हार से जो हताशा उनमें मन में उपजी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, उसका परिणाम ये रहा कि 4 साल तक ये सो गए। 4 साल तक उन्होंने अपने आप को उठाने का कोई प्रयास नहीं किया, ये सदमे से उबरने की कोशिश नहीं की। जब सरकार जब ऊपर से जब केंद्रीय नेतृत्व ने जब थोड़ा सा आगाह करना शुरू किया, तब जाके थोड़ा सा उनमें गतिशीलता आई है। और अभी थोड़ी लगातार जिस तरह से अटैक बीजेपी में चालू है सरकार पर, उसे ऐसा लगता है कि बीजेपी थोड़ा सा फाइटिंग की पोजीशन में आ गई है, एक चुनौती देने की स्थिति में आ खड़ी हुई है। और चुनौती का रिजल्ट क्या होता है, मैं वही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि चुनाव से पहले जिस ढंग से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, चाहे अपन प्रधानमंत्री की बात करें या अमित शाह की बात करें, महिला नेत्रियों का भी, स्मृति ईरानी का भी छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है, और अमित शाह जी लगभग पूरी छत्तीसगढ़ की चुनाव की कमान संभाले है ना। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में एक जोश तो उभरा है चुनाव को लेकर। लेकिन मुझे ये क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आज की तारीख में दावा कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। देखिए क्या है कि मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो हताशा से उभर चुकी है और एक फाइटिंग पोजीशन में आ गई है, तो हालांकि दावा तो उनका रहेगा, और कोई भी पार्टी तो बढ़ चढ़ के दावा करती है, क्योंकि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है चुनाव के दौरान ये दावे करने का। हर पार्टी कहती है हम चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी तरह से जीत रहे हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है, कोई एक पार्टी जीतती है। तो निश्चित रूप से 75 पे दावा करना अपनी जगह पर है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि देखिए क्या हुआ कि 21 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दी, और वो 21 स्थान वो है, सीटें वो है जहां भारतीय जनता पार्टी हारती रही है। तो हारी हुई पार्टी में उन्होंने अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इसको भी काफी दिनों में सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई। अब मुझे लगता है कि सेकंड लिस्ट शायद वो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं,
कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उसको फिर देख के उस हिसाब से करें। कांग्रेस को ये फायदा है कि 21 लोगों को लिस्ट उनकी जारी उसके सामने है, कौन कैसा कैंडिडेट खड़ा है उसमें, तो ये दोनों तो चलता रहेगा। जैसे घोषणा पत्र में भी ऐसा द्वंद होगा, पहले कौन घोषणा पत्र जारी करता और पहले कौन हिसाब देगा, उस चक्कर में 8-10 नवंबर निकल जाएगा निश्चित रूप से। चुनाव के कुछ दिन पहले ही घोषणा पत्र जारी होते हैं, तो वो तो अपनी जगह पर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि नए चेहरों को यदि टिकट देती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और भाजपा ने जो 21 में 16 को नए चेहरे नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा होता है देखने की बात है। ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते कि जैसे कि अपन देखते हैं कि आरक्षण का बिल पेंडिंग है और अभी विशेष अधिवेशन संसद को होने वाला है, हो सकता है उसमें आना जाए, पास हो जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी इस चुनाव में तो समय लगेगा। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि नए चेहरों को जो टिकट मिलती है तो वो शायद उसका ज्यादा प्रतिफल मिल सकता है, क्योंकि पुराने चेहरे देख देख के जो मतदाता उठ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि काम भी वैसा नेता करते नहीं है जैसा कि उनको करना है। ये लगातार अभी जो अधिवेशन होने वाला है केंद्र सरकार 12 तारीख से इनका विशेष सत्र इन लोगों ने जो बुलवाया है, उसमें एक बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है, एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। तो इसके लिए एक समिति भी उन लोगों ने गठित की हुई है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो विशेष सत्र जो बुलाया है उसमें इस वक्त कोई बातचीत हो सकती है या इस फार्मूले को इसी चुनाव में लागू किया जा सकता है? नहीं, ऐसी मुझे कोई संभावना नहीं नजर आती है। पूरा राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा, और उसके बाद रिपोर्ट पर लोकसभा में बहस होगी, फिर राज्यसभा में बहस होगी, फिर पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर लंबा समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस विधानसभा चुनाव में, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर होगा। और मुझे ये भी नहीं लगा कि 2024 के इलेक्शन में भी उस ज्यादा परिपक्वता आ पाएगी इस संदर्भ में एक देश एक चुनाव के मामले में। और मुझे लगता है ये संभव भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का कार्यकाल चलता है और बीच में भंग हो जाती है विधानसभाएं, चाहे मध्यवर्ती की नौबत आ जाती है, तो इससे कैसा क्या फार्मूला निकलते हैं देखने के बाद। अभी भाजपा ने चुनाव से लगभग 3 महीना पहले अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा की। शायद ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि चुनाव के इतने दिन पहले किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और उसमें 16 नए कैंडिडेट को इन लोगों ने चुनाव मैदान में उतारा है। इनके पहले के जो विधायक हारे हुए थे उनको नया, इसका कितना लाभ इसको पार्टी को मिल सकता है, अपन क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो आप कह रहे हो ना कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, चुनाव उम्मीदवारों की। तो ये बीजेपी ने जो 21 मैंने बताया ना, बीजेपी ने 21 सीटों पर जो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं वो सब उनकी हारी हुई सीटें, लगातार हारी हुई सीटें। और उन सीटों को जीतने के लिए उन्होंने बेहतर समझा कि उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए ताकि उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में काम करने का पूरा समय मिल जाए। तो वो नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी कुछ हैं, तो उनको समय देने के हिसाब से वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उसमें कुछ होना जाना नहीं है। होना जाना इस सेंस में नहीं है कि हरी हुई सीटें हैं, तो आगे अगले चुनाव में, मतलब नवंबर में होने चुनाव में उन सीटों की क्या स्थिति रहती है कहना मुश्किल है। अगर उनसे कुछ सीटें जीत भी जाती है बीजेपी, उससे संभावना भी है। ऐसा नहीं है कि आप 21 सीटें हमेशा ही हारते रहोगे, है ना, कोई ऐसा होता नहीं। कोई जो अमेठी जैसे क्षेत्र में अपने कांग्रेस हारती रही, हार गई हो, लगता है जितने की बहुत, है ना। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि 21 की सीटें कांग्रेस फिर से जीत जाए, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से ना हारे। संभावना दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन जो कुछ गेन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इन क्षेत्रों में, 21 क्षेत्रों में 21 सीटों पर कांग्रेस को अच्छी चुनौती दी जाए, और अच्छी चुनौती दी जाने के लिए उन्होंने सोच समझ के अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, जिनको काम करने का पूरा वक्त अभी मिला हुआ है। तो हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट तुलना पिछले चुनाव की तुलना की दृष्टि से
अपन अगर हार जीत की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 90 सीट में 68 सीट कांग्रेस जीती है। इसका मतलब ये हुआ कि 68 सीट पर भाजपा की हार हुई है, 15 सीट ही भाजपा गेन कर पाएगी, 15 सीट में चुनाव जीतेगी। तो अभी क्या लग रहा है अपने को कि भाजपा की दूसरी लिस्ट जो जारी होगी उसमें भी अधिकांश नए लोगों को मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि वो सही हो सकता न भी हो सकता है पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया फिर से बीजेपी, तो लेकिन अगर नए चेहरों पर दांव लगाती है तो फायदा उसको मिलेगा, ये तो नजर आता है। कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं को छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश की और खास करके ग्रामीणों की भावनाओं के अनुरूप योजनाओं का संचालन किया गया है। तो इससे कितना लाभ इस चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है? और देखो क्या है कि जो योजनाएं बनी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उन्नत करने के लिए, उसका फायदा तो ग्रामीणों को हो रहा है, चाहे रोजगार के रूप में हो रहा है, कृषि के रूप में हो रहा है, धान के फसल के रूप में हो रहा है, मुआवजा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, समर्थन मूल्य 2500 रुपये मिल रहा है, बहुत सारी जो चीजें उनको मिल रही है। और इसके अलावा आप ग्रामीण आपने जो गौठान बने हुए हैं उन गौठानों में उन्होंने औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में, मतलब आपके जो देशी गृह उद्योग है उनको डेवलप करने की उनकी योजना है। तो कुल मिला के इसका फायदा जो है ये तो कांग्रेस को मिलता है, लेकिन वो लोगों में कितना तब्दील होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये संभावना दिखती है कि यदि आपने अच्छा काम किया है उसकी सराहना तो लोग करते हैं, तो सराहना करना मतलब वोट देना है। चुनाव की घोषणा को लेकर बड़ा इंतजार है लोगों को कि अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, तो क्या लग रहा है अपने को कि कब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी? चुनाव आयोग इसका मेरे ख्याल है अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। सितंबर को आधा से अधिक बीत चुका है, अक्टूबर महीना मतलब कुछ दिनों में 15 दिन होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उम्मीदवारों की लिस्ट दोनों से अभी इतनी जल्दी आएगी। हालांकि लगातार दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस का भी दावा था कि पहली लिस्ट अभी आएगी, पहले वो 4 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, 18 तारीख को हो रही है, होने जा रही है। मतलब अभी लिस्ट को संभालना तुम्हारे शहर जो प्रभारी कह दिया है, अभी और समय लगेगा। तो विचार मंथन चल रहा है और चूंकि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की, दावेदारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, उसमें से छाटना और फिर सर्वसम्मति बनाना कोई आसान काम नहीं है। वो किसी के भी लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लिए भी आसान नहीं है। और उनके लिए आसान ये है कि 15 सीटों अरे थोड़ा सा ही है, बाकी उनको नए से मुंडन करना है। तो लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है कैंडिडेट्स चुनने की। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय। हाँ, 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रहने की वजह से आज हर कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट के लिए दावेदारी किया हुआ है। हाँ। और टिकट किसी एक को ही मिलना है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है आप लोगों को कि टिकट नहीं मिलने से उसमें असंतोष की भावना उभरेगी या बगावत जैसी स्थिति भी निर्मित होगी या गुटी राजनीति की वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है? होता क्या है कि ये जो असंतोष है, बगावत है, ये बहुत सामान्य चीजें हो रही है। क्या वो पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टियां, दूसरी राष्ट्रीय या प्रादेशिक पार्टी, चुनाव में एक कैंडिडेट से डिक्लेयर होने के बाद में जो दावेदार रहते हैं उनमें थोड़ा बहुत असंतोष रहता है, और जो असंतोष को पी जाते हैं वो चुप बैठ जाते हैं या काम नहीं करते या बहुत हल्का काम करते हैं, जो उसको पचा नहीं पाते, वो बगावत कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई असंतोष की स्थिति पैदा होगी या बगावत जैसी, बहुत बड़ी बगावत जैसी नौबत कोई आएगी। इक्का दुक्का आपको केस मिल जाए तो बात अलग है, और स्वाभाविक होना ही है, नेचर है, ह्यूमन नेचर। भाजपा को लेकर अपन लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि 4 साल तक भाजपा ने कोई काम नहीं, और खास करके अपने संगठन को
और मजबूत करने की दिशा में, है ना। तो ये एक साल में अचानक जैसे ही चुनाव निकट आया है तो भाजपा की सक्रियता एकाएक बढ़ती नजर आ रही है और हर जगह धरना प्रदर्शन, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा जो है विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। खास करके छत्तीसगढ़ में तो पूरा पार्टी लेवल पे ये प्रोग्राम बना है कि ये प्रोग्राम आप करिए, हर विधानसभा में धरना प्रदर्शन करिए, इसको करिए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि कहीं चुनाव को लेकर इस धरना प्रदर्शन को कोई विशेष लाभ इनको नहीं मिलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। इनका प्रचार तंत्र भी बहुत मजबूत है। प्रचार चाहे सब प्रचार हो चाहे दुष्प्रचार हो, जैसा भी हो, प्रचार तंत्र करो जी बड़ा मजबूत रहता है और बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। तो बूथ मैनेजमेंट के लेवल पर उनका काम हमेशा अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा रहेगा और अच्छा हो भी रहा है। तो ये बात तो अपनी जगह पर है। दूसरी बात है कि मैंने कहा ना कि ये 4 साल तक सरकार के खिलाफ जिस तरह मुद्दों को लेकर राजनीति करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, वो मुद्दों की राजनीति उसने नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है, अपने कार्यकर्ता है। छत्तीसगढ़ में भी अपना स्ट्रांग बेस उनका बन गया है, पहले नहीं था लेकिन अब बना हुआ है। तो वो बेस जब 2018 के चुनाव में पार्टी की जब हार हुई पूरी तरह से, वो बेस जो है वो जो बेस तो अपनी जगह था, ये तो आधारभूत था, लेकिन पूरे पूरे लेट से गए थे, मतलब बिल्कुल एकदम निष्क्रियता सब में आ गई। जैसे ही चाबी भरी, केंद्र ने चाबी भरी, वैसे एकदम वो सब सक्रिय हो गए। ये पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ और कांग्रेस के नेताओं के बहुत करीबी अधिकारियों के यहाँ जो ईडी की रेड पड़ी, घोटाले की बात सामने आई है, चाहे वो अपन शराब घोटाले की बात करें या फिर कोयला घोटाले की बात करें। और ये सरकार पहली सरकार है जिनके कार्यकाल में आईएएस आईपीएस स्तर के लोगों के यहाँ ईडी का रेड पड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं से इससे सरकार की छवि धूमिल भी हुई, ऐसा आपको लगता है? देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन छत्तीसगढ़ में था और उस समय जो है केंद्र में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार, ईडी वही है, सरकारें दोनों अलग है ना जी। उस समय कांग्रेस सरकार सेंट्रल में थी, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, लेकिन ईडी एक्टिव थी, ईडी ने कोई छापे नहीं मारे। आईटी के थोड़े बहुत इनका पे छापे पड़ते थे और रूटीन में वो पड़ते रहे, लेकिन ईडी इस तरह से एकदम एक्टिव होकर काम करेगी ऐसा वहां से कम से कम संकेत तो नहीं रहा होगा केंद्र की ओर से, मनमोहन सिंह सरकार की ओर से, है ना। तो अब ये ईडी के यहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है इसके पीछे कोई न कोई राजनीति काम कर रही है। ईडी के लगातार छापे इस तरह पड़ना, और मुझे लगता है कि आप यदि ईडी के छापे इस तरह लगातार डालते रहेंगे, डाले भी हैं और उसमें अधिकारी भी दफ्तर में आए हैं और कुछ नेताओं के यहाँ भी पूछताछ वगैरह जो हुई है, उनके अभी धरपकड़ तो नहीं हुई, पूछताछ जरूर हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो क्या होता है कि आप लगातार किसी के पीछे पड़ोगे तो उसका एक निगेटिव मैसेज दिया जाता है, और वो निगेटिव मैसेज, जो नकारात्मक मैसेज यदि छत्तीसगढ़ की जनता के में पहुंच गया कि जो है भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है और भूपेश बघेल सरकार को परेशान कर रही है बेमतलब चुनाव की दृष्टि से, तो उसका एक मैसेज जाएगा, वो इनके खिलाफ ही जाएगा बीजेपी। तो एक तो निगेटिविटी वाली बात यहाँ हो जाती है यदि आप लगातार ऐसा करते हैं। दूसरी बात है करप्शन, कोई मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ में, या किसी को बाकी की बात मैं नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ में करप्शन कोई ऐसा इश्यू हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्थायी माहौल है। पार्टी किसी भी सरकार की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, स्टेटों में राज्यों में, उसका जो एक पक्ष जो है वो रहता है, ये करप्शन चार्जेस लगते ही है, नेताओं पे लगते हैं, अधिकारियों। तो भ्रष्टाचार एज सच, हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और तमाम कांग्रेस की बड़े बीजेपी के बड़े नेता मंत्री लगातार कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का प्रचार करते रहे। खुद रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, लगातार बोलते ही रहे कि भ्रष्ट का आरोप है, लेकिन केवल उनके कहने से या अमित शाह के कहने से, किसी और के कहने से
ऐसा नहीं होता कि लोग उसको समझ ले या मान ले, क्योंकि ये जो स्थायी मुद्दा है, करप्शन हर कोई जानता है, हर लेवल पर भ्रष्टाचार है। आप छोटा सा काम कराने जाओ, उसमें आपको रिश्वत देनी पड़ती है आम आदमी। तो आम आदमी के मन में इसका ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके बड़े कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत तो फायदा मिलेगा। जहां तक करप्शन की बात है, तो कहीं कहीं से उसके लिए आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज हर आदमी के दिमाग में ये बात है कि बिना लेन देन से कोई काम नहीं होता। आम आदमी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? आदमी तो बेचारा वैसे ही परेशान है, उसका काम वैसे ही नहीं हो रहा है। अब तो बहुत गरीब आदमी को कहाँ से किसी को पैसा देगा? तो पैसा हो ही देता है जिसको बहुत मजबूरी में कुछ देना पड़ता है। लेकिन ये तो नीचे के लेवल की बात है। ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल में 1000, 2000, लाख, 2 लाख की करप्शन की बात कह सकते हैं, ऊपर में करोड़ों की करप्शन है ना। परसेंटेज डिक्लेयर हो जाते हैं। आप कोई भी ठेके में, कोई यहाँ कहीं किसी भी राज्य में कोई भी सरकारी ठेका आपको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का लेना है, तो आपको 20% कमीशन पहले रखना पड़ता है। 20 से लेकर ऊपर तक चलता है। तो ये गरीब है, छोटा अधिकारी है, छोटा कर्मचारी, उसके हिस्से में क्या आएगा? करप्शन हर लेवल पर है। मैं कह रहा हूँ करप्शन लेवल पर है और उससे आम आदमी को जूझना पड़ता है। लेकिन आम आदमी इसके जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी की दिक्कत यह है कि उसका विरोध तो सुना नहीं जाता, उसके विरोध को महत्व नहीं मिलता। करे तो क्या करें? जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, अपने को क्या लगता है कि ईडी की सक्रियता और बढ़ जाएगी, इसमें बहुत सारे नेताओं को वो चपेट में ले सकते हैं। जैसे मैं भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, कोयला घोटाले में इसको ईडी ने आरोपी बनाया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो आरोपी बनाया तो गिरफ्तारी होना तय है। बहुत संभव है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उसके साथ ईडी की सक्रियता और बढ़ जाएगी और कहीं कहीं से फिर ये संदेश जाने लगेगा कि ये जानबूझ के कांग्रेस को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद में ईडी का जो तीव्रता है वो घटेगी। अच्छा, क्योंकि उनके पास अभी काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम करेंगे। मतलब जो उन्होंने छापे मारे हैं, उसकी इंक्वायरी और ये पूछताछ सब चलता रहेगा। क्योंकि वो जो मामला मुझे लगता है कि अगर ऐसा करती है वो द्वारा, जैसे आप कह रहे हो कि अगर मान लीजिए उनकी तीव्रता बढ़ी, छापे लगातार और शुरू किए, तो वो एक निगेटिव मैसेज जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी बचपन पार्टी उसको समझ में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई परेशान करने वाली या छापे मारने वाली बात जो है, उन्हीं को भरे डालने अंदर पुराने केसेस हुए हैं उनको भरे। बाकी तो क्योंकि अब समय आ गया ना, 2 महीने का समय बचा है चुनाव को। कांग्रेस की सूची कब तक आपको लग रही है कि आ जाएगी? मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस की सूची, कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी नहीं इसलिए नहीं है कि 2 महीने का वक्त बाकी है चुनाव के लिए, और वैसे भी 1 महीने 1.5 महीने में इससे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है। मतलब उससे जब डेट डिक्लेयर होती है और कैंडिडेट जो सामने आ डिक्लेयर होता है उसके बाद, तो मुझे लगता है अभी कम से कम 8-10 दिन तो पहले नहीं आएगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाए। जैसे चुनाव की डिक्लेयर होगी, धड़ाधड़ से सामने आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां चुनाव है। तो अब क्या लगता है कि ये चुनाव जो है पिछले 4 चुनाव से अलग होगा? बहुत आक्रामक ढंग से बीजेपी ने हमला करने की योजना बनाई है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ है कि सत्ता में किसी तरह हमको वापस आना है। तो अपने को क्या लगता है कि यह इस बार का चुनाव जो है पिछले 4 चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ेगी, चाहे वो चुनाव प्रचार के मामले में हो, चाहे पैसे की खर्च करने के मामले हो, पानी की तरह पैसे को कहा जाएगा? चुनाव बैठा हुआ भाई क्या है, देखिए 2003 का पहला इलेक्शन जो हुआ था जी, और उसके बाद 2008, 2013, 2018 4 चुनाव हो चुके हैं जी। तो 3 चुनाव है, मतलब क्या है कि कांग्रेस में इनफाइटिंग मतलब अंतर्गत इतनी ज्यादा थी, खींचतान इतनी ज्यादा थी। उसका रिजल्ट ये रहा कि 2003 के चुनाव में विद्याचरण शुक्ल की वजह से कांग्रेस हारे। 2018 और 2000 के
13 के चुनाव में अजीत जोगी की वजह से कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस में इतनी फाइटिंग थी कि वो खुद अपने पर आती रही और उसका सौभाग्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत के मिलता रहा। लेकिन पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव है, तो ये चुनाव होने जा रहा है जिसमें दो बड़ी पार्टियां आमने सामने एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ कह सकते हैं खड़ी है। तो ये चुनाव हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा और पिछले चुनाव के मुकाबले में ज्यादा दिलचस्प। अभी आप देख रहे थे दिवाकर मुक्तिबोध जी को, काफी राजनीतिक चर्चा उनसे हुई है छत्तीसगढ़ को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर क्या स्थिति बनने वाली है, भाजपा की अभी की स्थिति कैसी है, कांग्रेस की कैसी स्थिति है, किसकी सरकार बन सकती है, किसको कितना परसेंटेज वोट मिल सकते हैं, अन्य दूसरी पार्टियां हैं वो कितना चुनाव को प्रभावित है, इन तमाम तरह की बातें अभी हुई आपने देखा। मैं दिवाकर जी से शोरगुल टाइम के लिए समय निकालने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप देख रहे हैं इस चैनल को, आगे भी इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।